तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। एक तो हमारा मेंडेलियन वंशागति होगा और दूसरा जो है हमारा जीन संलग्न तथा उसके लक्षण होगा और तीसरा हमारा क्वेश्चन जो मिक्सअप होगा। मिक्सअप क्वेश्चन का मतलब होता है सभी बिंदुओं से बायोलॉजी के। ये वीडियो जो है क्लास 10th, क्लास 12th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में से एक है। तो पूरी वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तरफ से भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको आता है उसको लिख दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि मटर में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का संकर जब कराया जाता है तो संतान कैसी होती है? शुद्ध लंबी, शुद्ध बौने, संकर या फिर शुद्ध लंबे एवं बौने। जब शुद्ध, देखिए शुद्ध मान लीजिए लंबे हैं और ये शुद्ध जो है क्या है, बौने। इनका जब आपस में संकर होगा ना तो यक्ष्यम प्राप्त होगा और ये यक्ष्यम जो है इसको संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर। इसी तरह से सब में प्राप्त होगा यक्ष्यम, यक्ष्यम, ठीक है। 4 पीढ़ियां प्राप्त होगी, चारों जो है संकर प्राप्त होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा संकर लंबे। सभी पौधे देखने में लंबे रहेंगे लेकिन बौनेपन का लक्षण उसमें क्या रहेगा, छिपा रहेगा, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता का नियम है ये, ठीक है। सभी पौधे कैसे रहेंगे, लंबे रहेंगे लेकिन कैसे रहेंगे, उनमें बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मटर के बीजों में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है। मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है किसके कारण? अपूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, संकर या प्रभावी। तो प्रभावी जो होता है ना वो गोल आकार तथा पीले रंग के कारण होता है। गोल आकार तथा पीले रंग के कारण होता है। अगर आपने जो है आनुवांशिकता चैप्टर, मेंडल का जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं ना, वो चैप्टर अगर ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में शायद है, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और 12वीं में भी है इस समय। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध संकर गुणों वाले पौधे का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? एक संकर में होता है 1:3 होता है। देखिए यहाँ पे कहाँ है, हाँ 1/3 लिखे, चाहे 1:3 लिखे। एक संकर केवल एक है ना, नहीं 3 नहीं, एक संकर यानी एक संकर ये अनुपात होगा। तो एक संकर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका नाम क्या है? ये तो चाहे बोर्ड रहे चाहे कंपटीटर है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे का चुनाव किया था? ए है गुड़हल, बी है गेंदा, सी है गुलाब और डी है मटर। तो मटर के पौधे का मेंडल ने चुनाव किया था। बड़ा ही फेमस इनका एक्सपेरिमेंट्स है और इनके द्वारा दिए गए नियम भी बहुत ही क्या है, मज़ेदार है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी ना प्रकार के क्रॉस से संतान होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इनका क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर करेंगे तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। फिर कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। फिर कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक चीज़ और है, जब इसको और भी आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको स्मॉल टी भी प्राप्त होगा, कैपिटल टी भी प्राप्त होगा। यानी उपरोक्त में सभी क्या होगा, F1, F2, F3 3 पीढ़ी तक ये जाता है संकर, ठीक है। और जब तीसरी पीढ़ी में आप पहुंचेंगे तो आपको सारे इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी उपरोक्त में सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। करा के अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक है। अनुवांशिक लक्षणों को का रासायनिक कारक है
कौन है? आनुवांशिक लक्षणों का रासायनिक कारण हमारा डीएनए है। कौन है? डीएनए। इसी के द्वारा जो है आनुवांशिक लक्षणों को हम जान पाते हैं। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। किसी प्राणी की जीन संरचना को क्या कहते हैं? जीन संरचना को जीनोटाइप, फिनोटाइप या एलिलोमार्फ या संकर। तो जीन संरचना को हमेशा जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जीन मतलब जीनो ना। किसी प्राणी की संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीन में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? कोशिका। जीन पाए जाते हैं कहाँ पे? कोशिका में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गुणसूत्रों में। तो जीन हमेशा गुणसूत्रों में होता है, ठीक है। गुणसूत्रों के मिलने से क्या बनता है? जीन बनता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों पर जीन चिपके हुए होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं जीन हमेशा गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आगे बढ़े। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा प्रभावी गुणों वाले पौधे का अनुपात होता है। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में जो है, जो हमें अनुपात मिलता है वो 3 कितना मिलता है? 1 मिलता है ना। तो 3:1 का मतलब 75:25। 75:25 काटेंगे 5 से तो 15 × 75 हो जाता है, और ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे फिर 1, 5 × 9 5, 5 × 3 15, 3 संबंध 1 मिल जाता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा प्रभावी गुणों वाले पौधे का अनुपात होता है। ए है 25:75 और बी है 75:25 और सी है 50:50 नहीं बल्कि इसको कहेंगे अनुपाते ना, और डी है 40:60। तो मैंने अभी बताया 3:1 प्राप्त होगा, है ना। 3 कितना प्राप्त होगा? 1 यानी 75:25, ठीक है। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव अनुवांशिकी के विकास के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया गया है? मानव अनुवांशिकी के विकास के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया गया है? मानव का प्रयोग? नहीं। मेंडलवाद, पारिवारिक वृत्त का अध्ययन या फल मक्खी आदि का अनुसंधान। तो मेंडलवाद के नियम का क्या किया गया? प्रतिपादन या प्रयोग किया गया है मानव अनुवांशिकी को जानने के लिए। जिस प्रकार ने मेंडल ने क्या किया था? मटर पर अपने प्रयोग किए थे ना, इसी प्रयोग को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है अनुवांशिकी के विषय में और जानने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आनुवांशिकता के जनक कौन है? देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ह्यूगो डी ब्रीज है या फिर हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यही आनुवांशिकता के जनक है। आनुवांशिकता के जनक, यहाँ बिंदी लगा मत देखिएगा कि ये सही है, ठीक है। कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। आगे चलते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं युग्म या एलिलोमार्फ, निर्धारक, समयुग्मी या समरूप। विपरीत है ना, तो युग्म या एलिलोमार्फ कहेंगे। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म, विकल्पी या एलिलोमार्फ। चलिए, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो तीनों नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम और पृथक्करण का नियम। ये तीनों नियम जो है मेंडल के नियम है। लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, मेंडल ने। तो इसमें मेंडल ने जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। अब ये जीन संलग्न एवं लक्षणों से क्वेश्चन आ गया। अब तक आनुवांशिकता से चल रहा था, मेंडल वाले चैप्टर से अब थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। चलिए समझते हैं। मानव में यक्ष, मानव के यक्ष, यहाँ मानव में वाई, मानव के वाई गुणसूत्रों के संयोग से यदि संतान उत्पन्न होती है तो कैसी संतान होगी? वाई जब तक यक्ष नहीं मिलेगा तब तक वाई रहकर भी क्या करेगी? कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। या तो यक्ष वाई हो या तो फिर यक्ष हो, नॉर्मल संतान के लिए इतना ही। देखिए इसमें भी यक्ष है, इसमें भी यक्ष नेसेसरी है, ठीक है। वाई भले ना हो, अगर वाई नहीं होगा तो यक्ष से मिलकर जो है पुत्री बन सकती है, लेकिन अगर वाई ही केवल हो, यक्ष ना हो तो कोई संतान नहीं बनेगी, ठीक है। मानव में ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं भाई? मानव में ऑटोसोम के जोड़े जो नर मादा में समान होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। 23वां जोड़ा जो है डिसाइड करता है। अगर 23वां जोड़ा यक्ष हो गया तो फिर लड़की है, पुत्री, और 23वां जोड़ा यक्ष वाई हो गया तो फिर पुत्र है, ठीक है। तो मानव में ऑटोसोम्स के जोड़े होते हैं 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। निम्नलिखित में मादा का जीनोटाइप होगा। मादा का जो जीनोटाइप होता है हमेशा यक्ष होता है।
यक्स यक्स से आपने मादा को डिनोट किया है और यक्स वाई से किसको, नर को। तो मादा का जीनोटाइप होता है यक्स यक्स, ठीक है। पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में या गुणसूत्र। अभी आपको बताया पीछे, गुणसूत्र में जीन हमेशा चिपके हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन एक भाग है किसका, प्रोटीन अणु का, आरएनए का, डीएनए का या राइबोसोम्स का। तो डीएनए से मिलने से गुणसूत्र बनते हैं और गुणसूत्रों के मिलने से जीन बनते हैं और जीन जो है गुणसूत्रों पर चिपके रहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो जीन, ध्यान दीजिएगा, जीन चाहे कहिए, चाहे गुणसूत्र कहिए और चाहे जो है डीएनए कहिए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आनुवांशिक पदार्थ हैं। क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। इसलिए हमारा जो है जीन भी एक क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र की रचना होती है, गुणसूत्र की रचना होती है किससे, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट्स वसा से और कार्बोहाइड्रेट और वसा से या आरएनए से। प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, आरएनए से। गुणसूत्र तो एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें जो आनुवांशिक होगा उसी से उसकी संरचना बनेगी। तो डीएनए तथा प्रोटीन से जो है गुणसूत्र की संरचना बनती है, ठीक है। डीएनए तथा प्रोटीन से, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। आगे सेंट्रोमियर एक भाग है। सेंट्रोमियर जब भी आपने ऐसे बनाया होगा गुणसूत्र का चित्र, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे करके जब बनाया होगा गुणसूत्र का चित्र ना, ये ऐसे करके, तो आपने देखा होगा बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। यानी सेंट्रोमियर किसका भाग है, गुणसूत्र का भाग है, ठीक है। सेंट्रोमियर एक भाग होता है गुणसूत्र का, ठीक है। जीन विनिमय होता है समसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री के द्वितीयक चरण में या अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में। उपयुक्त में समित। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में जो है जीन का विनिमय हो जाता है, जीन भी क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है। दो भिन्न जीनों के संलग्न नहीं होती, दो भिन्न जीनों में संलग्न नहीं होती यदि वे एक दूसरे से जुड़ते नहीं, यदि गुणसूत्र पर एक दूसरे पर स्थित नहीं होते, वे गुणसूत्र पर परस्पर निकट नहीं होते, वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते और समजात गुणसूत्र के भिन्न गुणसूत्रों पर होते। कहने का मतलब है कि जब दो समान प्रकार के गुणसूत्र रहेंगे ना, तभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अगर समझाता नहीं होगी तो फिर जो है जीन एक दूसरे से संलग्न से विनिमय नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, समजात गुणसूत्र युग्म के भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हो, ठीक है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है, उत्परिवर्तन मतलब शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसका कारण क्या है पूछ रहा है, जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। इसमें सबसे सटीक जो है जीन परिवर्तन, आनुवांशिक पदार्थ में ही परिवर्तन हो रहा है तो उत्परिवर्तन होना 100% तय है। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र प्रोटीन के, डीएनए के, आरएनए के या डीएनए व प्रोटीन के। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है दोस्त। आइए दो क्वेश्चन और इससे फिर उसके बाद मिक्सअप पे चलते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, अपने भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ए 1970 में, बी 1972 में, सी 1980 में और डी 1968 में। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। टी.एच. मार्गन ने अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया, टी.एच. मार्गन ने घरेलू मक्खी पर, बालू मक्खी पर, फल मक्खी पर या सीसी मक्खी पर। टी.एच. मार्गन ने अपना प्रयोग किया था फल मक्खी पर। किस पर किया था दोस्त, फल मक्खी पर। फल मक्खी जिसको हम सीसी मक्खी भी कहते हैं, इसकी संरचना तो मानवीय गुणसूत्रों के लगभग हल्का फुल्का समान होती है। इस कारण से इन्होंने जो है फल मक्खी पे क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। आइए आगे चलते हैं। देखिए वहीं से क्वेश्चन फिर से, अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है, अभी क्वेश्चन आपने कर लिया, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ऑटो हॉर्न को। तो मेंडल को जो है अनुवांशिकता का जनक मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तरफ चलते हैं। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। ये किसने कहा था, जाहिर सी बात है जो अनुवांशिकता से जो है जुड़े हुए होंगे वहीं तो इस बात को कहेंगे ना। तो मेंडल ने कहा था इस बात को कि प्रयोग हमें गुणों की विरासत को, हमारे गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का तंत्र प्रदान करती है, मेंडल ने कहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वैज्ञानिक जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था, ये बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है। 1884, 1874, 1901 या 1938। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, उसमें आप चीटिंग मत करिएगा, ठीक है। आपने चीटिंग किया तो आपको माता रानी का पाप लगेगा, इसलिए आंख बंद करके केवल ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 1884, ऑप्शन नंबर 2 है 1874, ऑप्शन नंबर 3 है 1901, 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 1879। बस आप मतलब ये क्वेश्चन सुनने का मतलब अपने आप को जज करना कि हम जानते कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ ना जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हो। जो नहीं जानते हो उसको देख सकते हो, जो जानते हो उसको तो कम से कम आप जो है अपनी आंखें बंद करके लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम आ चुके हैं। इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? पहला है, एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये तो सही है। एक एक्स एक वाई होता पुरुष में। दूसरा है, बच्चे का लिंग निषेधन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, ये भी आपका कुछ हद तक सही है, ठीक है। आगे है, यहाँ क्या पूछा है, बारे में गलत पूछा ना। तीसरा है, एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। देखिए, स्त्री में एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई नहीं होते, बल्कि एक्स एक्स होते हैं, यानी यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। और चौथा है, द्विगुणित जीवों में जिन अलग अलग लिंगों होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, व्यक्तिगत लिंग निर्धारण करते हैं, ये भी सही है। यानी ये पहला, दूसरा और आपको बता दें, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा ऑप्शन राइट है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है और चौथा जो है हमारा राइट है। यानी हमारा आंसर जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स और गुणसूत्र और एक्स वाई पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है। पुरुषों में अभी आपको समझाया, पुरुषों में हमेशा एक्स वाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और स्त्रियों में एक्स एक्स होता है, और यह इस प्रकार का और इस प्रकार का कोई गुणसूत्र नहीं होता, ठीक है। होता है तो फिर वो विकृति में आ जाता है, मतलब रोग में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम, डीएनए, जीन या क्रोमोजोम? तो जो मेंडेलियन कारक होते हैं, मेंडल का बहुत ज़्यादा आधार जो है जीन पर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आमतौर पर मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है? रिकेट्स बीमारी जो है, ए से तो अतौधी होती है, बी से बेरी होती है, सी से जो है क्या हो जाती है, स्कर्वी, और डी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं वो ऑप्शन बता देता हूँ, ए में विटामिन डी है, बी में विटामिन ए है, और सी में विटामिन सी है, और डी में विटामिन बी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है? तो ये तो अभी वही ऑप्शन नंबर डी पहला सही है, वही क्वेश्चन आगे घूम के। टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया फिबुला या तो हाथ में या तो पैर में, ठीक है, यही दो जगह पे है ये, बाकी समझ जाओ। मैंने ऑप्शन दे दिया है, तो हाथ तो इसमें है ही नहीं देखे कहीं पर, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी खोपड़ी में, मुंह में, टांग में, भुजा में, भुजा मतलब वही हाथ बाजू, लेकिन यहाँ टांग में सही हो जाएगा। किसमें? टिबिया फिबुला, जो हमारी टांग में पाई जाती है, पतली सी और मोटी सी हड्डी होती है। अगला है, मैंने कहा था ना मिक्सअप के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन नहीं सुना होगा, ग्लैक्टोज नहीं सुना, रेनिन सुना होगा, केसिन सुना होगा, ठीक है। इसमें जो केसिन जो है दूध के प्रोटीन कहा जाता है, केसिन को दूध का प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में का शामिल होते हैं, के का शामिल होते हैं? समान लिंग के दो जनक? नहीं। दूसरा, विपरीत लिंगों के एक जनक? नहीं, विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा, ठीक है। और कोई भी लिंग के जनक नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विपरीत लिंग के दो जनक शामिल होते हैं भाई, एक नर और दूसरा मादा। पेयजल की आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति के लक्षण हैं। फ्लोराइड संदूषण है कोलीफार्म,
और फास्फोरस संदूषण है, पानी के स्रोत का खारापन है, या मानव में अपशिष्ट संदूषण है। जब मानव के शरीर में अपशिष्ट संदूषण होने लगेगा ना, जो उसका कोलिफॉर्म होगा जो है, उसकी उपस्थिति में क्या होगा, उसमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कहते हैं उपापचय क्रिया ना, से संबंधित है। ये है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं। दूसरा है शरीर के अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपापचय और अपचय। चलिए, ये तो हमको तीनों सही लग रहे हैं। ठीक है, तीनों जो है इसके राइट ऑप्शन है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं भी हैं सही, सरल अणुओं का जटिल अणुओं का संश्लेषण भी है, और साथ ही साथ उपचय और अपचय तो हमेशा शरीर में होता रहता है, तो ये ऑप्शन सही है। शरीर के किस भाग से पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पित्त रस जो है हमेशा यकृत से निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ना हृदय से, ना फेफड़े से, ना गुर्दे से, ना ये जो है पित्त रस कहाँ से निकलता है, जाके पित्ताशय में एकत्रित होता है, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है, ये यकृत से स्रावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है? ओलियोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप या रेडियोस्कोप? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से, तो और भी, क्योंकि आपने इसे कम सुना होगा। ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा? ओलियोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, या इंडोस्कोप है, या रेडियोस्कोप? तो इंडोस्कोप का प्रयोग जो है किया जाता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय, अमाशय, यकृत, मुंह? तो हृदय का काम है रक्त को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ना कि भोजन को पचाना। पेट भी हमारा पाचन करता है, यकृत भी पाचन में, और मुंह, तीनों जो है, तो हृदय जो है पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या वायरस थर्ड वायरस, थर्ड वायरस, ह्यूमन वायरस, या ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, कि HIV का पूरा नाम होता है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो HIV जो है क्या फैलाता है? HIV वायरस कौन सा रोग? एड्स नामक रोग फैलाता है। ठीक है ना, एड्स नामक रोग फैलाता है। चलिए, जीवाणु में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? आइसक्रीम में, सफ़ेद ब्रेड में, या फिर सेब में, या सेवइयाँ में? तो जीवाणु किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है खाद्य, आप कभी भी सेब को पानी में जब डालोगे ना, तो वो देखिएगा पानी में डूबता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हवा होती है और साथ ही साथ फाइबर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए एक सेकंड दोस्त, दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो अब तो नॉर्मली गांव में ना लोग नीम की दातुन करते हैं। ठीक है। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का दांत साफ करने का? तो नीम का। ठीक है। ना आम का आप तोड़ते हैं, ना ही सागौन का, ना ही केले का, ना नीम के टहनी से आप दातुन करते। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था घूम फिर कर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हमें ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा क्रीम हाथी पाँव का कार्ड होता है? ऐसे क्वेश्चन पता है गांव वाले बहुत अच्छी तरह से लगा लेते हैं, लेकिन शहर वाले ना ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो है सोचते रह जाते हैं। आखिर में उनका तो सुबह सुबह जो है कोलगेट, पेप्सोडेंट समथिंग करके चलता है, लेकिन यहाँ गांव में लोग पेड़ों से, नीम के पेड़ों से दातुन तोड़ते और रगड़ना शुरू कर देते, उनका वहीं पेप्सोडेंट और कोलगेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रीम हाथी पाँव का कार्ड है? टेप क्रीमी है, राउंड क्रीमी है, या फाइलेरियन वर्क्स है, या हुक्स वर्क है? देखिए, फाइलेरिया से ही, वो रोग का नाम है फाइलेरिया ना, जिससे हाथी पाँव रोग का है, तो उसका नाम फाइलेरिया है। तो फाइलेरियासिस रोग उसका नाम है, और वो फाइलेरियन वर्क्स के कार्ड जो है होता है, फाइलेरियन वर्क के कार्ड वो रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं। मुख्य रूप से यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, कौन सी? गोनोरिया नहीं है, सिफिलिस नहीं है, मस्से नहीं है, या कार्डियोसिस नहीं है? तो जो ये देखिए, यौन से
गोनोरिया होता है, सिफिलिस भी होता है, उपदंश, सुजाक, ये दोनों रोग हैं। मस्से भी हो जाते हैं लेकिन कैडियोसिस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड दांत पाए जाते हैं किसमें? मछली में, मानव में, घोड़े में या तेंदुआ में? तो देखिए होमोटोड दांत जो पाए जाते हैं वो केवल और केवल मछली में पाए जाते हैं, महीन महीन दांत होते हैं। बाकी इनमें सबके दांत देखिए बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डियोडेनम किसका भाग है? डियोडेनम जो है हमारी छोटी आंत का भाग है। किसका? ना बड़ी आंत का, ना पित्त का है, ना ही जो है अंडाशय का, छोटी आंत का भाग है। आगे चलते हैं, हमारा दंत वल्क जिसको हम इनेमिल कहते हैं का बना होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फाइड का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इससे हमारा दांत वल्क ही नहीं बल्कि पूरी हड्डियां भी बनी हुई है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन कौन सा शामिल होता है? पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी कौन सा, हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें कौन सा रस, उसके रस में जो बॉयल जूस होता है वो कौन सा रस साबित होता है? इसमें कौन सा जो है अम्ल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है? ठीक है, HCl है, NaCl है, HNO3 है, KCl। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। इसका ऑप्शन हम आपको नहीं बताने वाले। ठीक है, तो इसमें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल स्रावित होता है निम्नलिखित में से। मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आप जरूर कमेंट करिएगा। इसका आंसर हमने नहीं बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब यहाँ से खत्म होता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है पाचन तंत्र में क्या होता है? सहायक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि बोर्ड की तरफ से क्या होगा। अब की बार भी जो है पेपर टल जाएगा या अब की बार भी जो है हम सभी प्रमोट हो जाएंगे, सबकी जो है मन से जो है सब बातें निकाल दीजिए। देखिए, मेहनत ना करने से इंसान हमेशा पीछे रहता है। अगर मेहनत करेंगे, पेपर अगर मान लीजिए आप अगर प्रमोट भी हो गए तो भी आपका नॉलेज कहीं जाएगा नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप जो है मेहनत करते हो तो उसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर मिलेगा। ठीक है, तो हर हाल में आप लगे रहिए। और दूसरी चीज़, जिन दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जिनके एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं ना, उनके लिए गोल्डन चांस, उनको और भी समय मिल रहा है अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरह से अपने हर टॉपिक को प्रिपेयर करने का। तो मेरे बस यही आपसे मतलब आपसे कहना है, अब मेरी सलाह है या इसको रिक्वेस्ट माने जैसा भी है, कि आप जो है स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। और हम आपके शुभ और मंगल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।